दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के टॉपिक वृहत्तर भारत की। तो आइए शुरू करते हैं हम कक्षा 6 का टॉपिक वृहत्तर भारत। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जो हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसका प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की जाए तो भारत की सीमाओं के परे जो भी देश हैं उन देशों के जीवन और संस्कृति पर भारत का जो प्रभाव है वो काफ़ी पड़ा है। इन देशों में भारतीय दर्शन और विचारों का जो प्रवेश है वो वहाँ की संस्कृति को जो है भारतीय संस्कृति के रूप में परिभाषित करता है। यानी भारतीय संस्कृति वहाँ पर पुष्पित पल्लवित हुई है क्योंकि उसका प्रभाव पड़ा है। और इसी कारण से भारत जो है वृहत्तर भारत बन गया है। क्योंकि हम चाहे अगर इसके पूर्व भारत की परिकल्पना करें जिसके अंदर हमारा जो भारत था वो अफगानिस्तान, गांधार के कई ये जो क्षेत्र थे इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। इधर आप ब्रह्म देश की बात करें या शाम देश की बात करें, जहाँ पर फैला हुआ था जावा, सुमात्रा जो है वो भी इससे छूटे नहीं थे। तो ये सभी देश जो देश हैं, जिन देशों के अंदर जो प्रभाव पड़ा भारतीय संस्कृति का, वो आज भी हम देखते हैं उसे, उन प्रभावों को। तो विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जो हमारे देश की संस्कृति का प्रभाव उनके सामाजिक क्षेत्रों में भी दिखाई देता है और आज भी ये चीज़ें जो है हम देख रहे हैं। तो बात करें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार की। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति व ज्ञान विज्ञान की, कि किस प्रकार हमारी संस्कृति और ज्ञान विज्ञान जो है वो दूसरे देशों में फैला। दोस्तों भारत की सभ्यता व संस्कृति विश्व में उन्नत रही है। अगर हम बात करें सम्राट हर्ष के काल की, तो सम्राट हर्ष के काल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था। और इसीलिए प्राचीन भारत में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारत किस रूप में जाना जाता था? भारत जाना जाता था विश्व गुरु के रूप में। भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। तो भारत का विश्व गुरु का दर्जा ये हमें मिला क्यों? क्योंकि भारत कला में, साहित्य में, शिक्षा में, विज्ञान में काफी आगे था। दोस्तों भारत में शिक्षा के कई केंद्र थे, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है। यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा के ये बड़े केंद्र माने जाते थे। अगर हम बात करें शिक्षा के केंद्रों की तो शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? शिक्षा के केंद्र थे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। ये जो है ये शिक्षा के बड़े केंद्र माने जाते थे। दोस्तों भारत के अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत के ही विद्यार्थी पढ़ते थे। भारत के अलावा अन्य देशों के विदेशी विद्यार्थी जो हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने आते थे। और ये देश कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, मंगोलिया आदि कई ऐसे देश हैं दोस्तों जहां से भारत के अंदर विद्यार्थी आते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। भारत की प्रसिद्धि की बात सुनकर ना केवल छात्र ही बल्कि विदेशी यात्री भी यहाँ पे आए। कई विदेशी यात्रियों के आपने नाम सुने होंगे। अगर हम कुछ की बात करें, जैसे चीन से आने वाले कौन कौन से थे? फायान, वेनसांग, इत्सिंग, ये चीनी यात्री थे जो भारत आए। और ये सब जो है विदेशों में भारतीय संस्कृति को भेज रहे थे, भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। इन्होंने यहाँ रहकर हमारे ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया और अपने देश जब ये लौटे तो लौटते समय अपने साथ भारत की संस्कृति, साहित्य और ज्ञान को साथ ले गए। आज भी भारत में जो लोग घूमने आते हैं
वो क्या करते हैं, वो भारत से भारत की संस्कृति ही तो लेके जाते हैं। आपके और हमारे रीति रिवाज, आपकी और हमारी परंपराएं, तो भारत देश की ये संस्कृति जो है ये देश विदेश के अंदर जा रही है। तो अपने देश में लौटते समय जो संस्कृति ये लेकर जाते हैं तो इसका वहां पर खूब प्रचार प्रसार जो है वो फैल गया। प्राचीन समय में भारत में उद्योग और व्यापार अपने चरम सीमा पर थे, और भारत में बनी जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं की विदेशों में भारी मांग थी। यहाँ का बहुत सा माल जो है विदेशों में निर्यात किया जाता था, और यह व्यापार जमीन और समुद्र दोनों ही रास्तों से किया जाता था। दोस्तों, भारत से क्या क्या चीजें निर्यात की जाती थी? भारत से अगर हम निर्यात की वस्तुओं की बात करें तो भारत से मलमल, छींट, रेशम व जरी के वस्त्र, इसके अलावा नील, इसके अलावा गरम मसाले, लोह इस्पात, लोह इस्पात की वस्तुएं आदि कई सामग्री थी जो हम निर्यात करते थे। यानी यहाँ से बाहरी देशों के अंदर हम इनको निर्यात करते थे, और यह माल जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, पश्चिमी मध्य एशिया आगे तक भेजा जाता था। और इन क्षेत्रों में व्यापारी जो थे उन व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। कुछ क्षेत्रों में भारतीय लोगों ने अपनी बस्तियां भी जो है धीरे धीरे बसाना शुरू कर दिया था, और इस प्रकार वस्तुएं की है, अगर हम बात करें कि वस्तुएं ही निर्यात की जाती थी, आयात की जाती थी, ऐसा नहीं था। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, दर्शन भी धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहा था। तो भारत का जो सांस्कृतिक विस्तार है वो काफी कुछ आगे पहुंच गया था। एक और अगर रोचक जानकारी हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति का कितना प्रभाव पड़ा है ये हम एक बिंदु से और देख सकते हैं। अग्नि पुराण में दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार क्या, जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप का मतलब हमारा भारत देश, तो जम्बू द्वीप से अलग भी एक द्वीपांतर भारत है। द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ है, और ये आविर्भाव जो है वो किसके रूप में जाना जाता है? वर्तमान में जो इंडोनेशिया है आपका, आधुनिक इंडोनेशिया, तो आधुनिक इंडोनेशिया के रूप में ये जाना जाता है। और यहाँ पर इस नेशिया का जो अर्थ है वो नेशिया का अर्थ होता है द्वीप। तो ये आधुनिक इंडोनेशिया जो है वो वर्तमान में किस नाम से भी जाना जाता है? ये वर्तमान में इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, जबकि द्वीपांतर भारत है, और इसमें ये नेशिया का अर्थ है द्वीप, और इंडोनेशिया का अर्थ क्या हुआ? इंडोनेशिया का अर्थ हुआ भारतीय द्वीप। तो ये अग्नि पुराण के अंदर स्थिति दी हुई है। और ये इंडोनेशिया है क्या? इंडोनेशिया वर्तमान में इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है। तो ये इस्लामिक देश जहाँ पर भारतीय संस्कृति जो है उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? भारतीय संस्कृति का प्रभाव। तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव इस इस्लामिक देश में भी देता है। तो ये अग्नि पुराण के आधार पे हमने बात किया कि जम्बू द्वीप से भी अलग द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ, जो कि क्या है, यहाँ पर ये भारतीय द्वीप के रूप में जाना जाता है, और भारतीय द्वीप के अंदर ये इंडोनेशिया इस्लामिक देश के रूप में वर्तमान में हम देखते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर संस्कृति का अगर प्रभाव देखा जाए तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव मिलता है। और कहाँ कहाँ दोस्तों भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा? अगर हम वर्तमान में और भारतीय संस्कृति का प्रभाव किन देशों पर पड़ा था उसकी अगर बात करें तो ये प्रभाव पड़ा, किन देशों के ऊपर पड़ा? प्रभाव पड़ा दोस्तों बर्मा के ऊपर, शाम देश के ऊपर। शाम देश का वर्तमान नाम दोस्तों थाईलैंड। शाम देश को क्या कहा जाता है? थाईलैंड कहा जाता है वर्तमान में। बर्मा, शाम देश, इसके अलावा मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, अन्नाम, सुवर्ण द्वीप,
हिंद, चीन आदि कई जगह हैं जहाँ पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, कला आदि का प्रभाव यहाँ के जनजीवन में आज भी हम देखने को हमें मिलता है, आज भी हम ये देख सकते हैं। और इन स्थानों पर मिलने वाले प्राचीन अवशेषों से वहाँ की संस्कृति और जनजीवन पर भारत के गहरे प्रभाव और संबंधों का पता हमें चलता है। साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का पता चलता है कि कितनी हमारी संस्कृति का विस्तार हुआ है। इसीलिए तो हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। यूं हमें विश्व गुरु नहीं माना जाता, क्योंकि हमारी संस्कृति की छाप जो है अन्य देशों के अंदर भी समाई हुई है। इसीलिए भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता है। जब विश्व मुख्यतः एशियाई देश भारत के संपर्क में आए तो उस समय उनके जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के सभी स्तरों के लोग थे। कंबोडिया की अगर बात की जाए तो कंबोडिया में नंगे रहने वाले अर्ध जंगली लोगों से लेकर सभ्यता की आदिम अवस्था से आगे बढ़ जाने वाले जो जावा के निवासी हैं, उस तक वो चीज़ें शामिल थी। और इन सब ने भारतीय सभ्यता की विशेषताओं का काफ़ी कुछ अनुभव किया और बड़ी सीमा तक उसे अपने में समाहित भी किया। अगर भारत की भाषा की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, कला की बात की जाए, या फिर राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं की बात की जाए, तो इन लोगों पर इन सभी चीज़ों ने सांस्कृतिक प्रभाव जमाया और जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति है, उस स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नई जो है संस्कृति को जन्म दिया। क्योंकि ये मिक्सअप हो गया वहाँ की संस्कृति के साथ, जब भारतीय संस्कृति मिली तो इन दोनों के मिक्सअप से एक नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हो गया। तो ये सारा क्या प्रभाव पड़ा? ये भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा इन सभी देशों के ऊपर। आइए अब हम बात करते हैं भाषा और साहित्य के बारे में कि भाषा और साहित्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, बात की जाए अगर भाषा व साहित्य की, तो भाषा व साहित्य का, भारतीय संस्कृति का भाषा व साहित्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, संस्कृत में जो अभिलेख ये लिखे गए, बर्मा में, शाम, मलय महाद्वीप, कंबोडिया या फिर अन्नाम, सुमात्रा, जावा, बोर्निया आदि की अगर हम बात करें तो संस्कृत में लिखे गए जो अभिलेख है वो वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं देख लेते हैं एक बार। संस्कृत के अभिलेख प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए दोस्तों बर्मा, शाम देश यानी थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, अन्नाम, सुमात्रा, जावा, बोर्निया आदि जो देश हैं वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई है, ये संस्कृत के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इनमें से सबसे प्राचीन अभिलेख की बात की जाए तो ये अभिलेख हैं ईसा की 2री-3री शताब्दी के। वहाँ से संस्कृत का प्रयोग अगर हम देखें तो 1000 वर्षों से अधिक काल से संस्कृत का प्रयोग होता रहा है। और हिंद चीन के जो अधिकांश भाग हैं उनमें तो आज भी पाली भाषा, जो कि संस्कृत की ही तो देन है पाली भाषा, तो पाली भाषा का आज भी वहाँ पर प्रयोग नज़र आता है। दैनिक प्रयोग में पाली भाषा नज़र आती है। दोस्तों, चंपा जो है, चंपा देश के अंदर आज भी, अगर चंपा देश की मैं बात करूँ तो चंपा देश में 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख मिले हैं। अब आप देख लीजिए, 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख मिले हैं चंपा देश में। और वहीं पे बात की जाए कंबुज की, तो कंबुज के अभिलेख साहित्य की दृष्टि से काफी उच्च माने जाते हैं। कंबुज के, तो कंबुज में मिले अभिलेखों की संख्या न केवल इनसे अधिक है बल्कि साहित्य की दृष्टि से भी उच्च कोटि के हैं और सुंदर काव्य शैली में ये लिखे गए हैं, जो किसी भी भारतीय के लिए गौरव की बात कही जा सकती है। इतने सुंदर अभिलेख और भारतीय संस्कृति से निकले हुए। यहीं पे बात करें अगर हम यशोवर्मन की, तो यशोवर्मन ने 4 अभिलेख, जो यशोवर्मन के अभिलेख हैं वो हैं, एक तो 50 छंदों का,
एक 75 छंदों का, एक 93 छंदों का और 108 छंदों के 4 अभिलेख मिले हैं। अगर हम बात करें राजेंद्र वर्मन की, राजेंद्र वर्मन, तो राजेंद्र वर्मन का लेख मिला है जिनमें से एक लेख तो मिला है 218 छंद का और एक लेख मिला है 268 छंदों का। तो दो जो लेख मिले हैं राजेंद्र वर्मन के, जिनमें एक लेख 218 छंदों का है, दूसरा लेख 268 छंदों का है। तो ये जो अभिलेख हैं, ये अभिलेखों के रचयिता जो हैं वो संस्कृत साहित्य के सभी छंदों का उन्होंने इस लेखों में प्रयोग किया है। इनमें संस्कृत व्याकरण, अलंकार, छंद शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान यहाँ पर व्यक्त होता है कि उन्हें इन सिद्धांतों का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था। जब अभिलेखों को इनको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो इनसे ये चीज़ें भी दृष्टिगत होती है। इनमें रामायण, महाभारत, काव्य, पुराण और अन्य भारतीय जो साहित्य है उनका घनिष्ठ परिचय और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक विचारों की हमें पकड़ यहाँ पर प्राप्त होती है। दोस्तों, ये भारत के विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक और जो धारणाएं हैं उनसे भी ओतप्रोत हैं। इसलिए हमने कहा कि ये सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ऐसे समाज जो भारत से हजारों मील दूर हैं, वहाँ पर अगर ये सब चीज़ें पाई जा रही है तो इसका मतलब देखिए भारतीय संस्कृति का प्रभाव कितना उल्लेखित हो चुका है, कितना फैल चुका है। और इन अभिलेखों में न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि भारतीय संस्कृति के जो वेद हैं, वेदांत है, स्मृति हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, काव्य है, पुराण है, या फिर हम पाणिनि के व्याकरण की बात करें, या फिर पतंजलि के महाभाष्य की बात करें, मनु वात्स्यायन की बात करें, सुश्रुत प्रवरसेन की बात करें, या मयूर और गुणाढ्य की रचनाओं की बात करें, तो इन सब का अध्ययन स्पष्ट रूप से इन अभिलेखों के अंदर पाया जाता है, देखा जाता है कि इन्होंने इन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, गौर किया है और उसके बाद इन अभिलेखों का निर्माण हुआ है। दोस्तों, राजा और बड़े अधिकारी भी साहित्यिक कार्यों का नेतृत्व यहाँ पर करते थे। अगर हम बात करें चंपा के नरेशों की, तो चंपा के 3 नरेश जो थे उनका विद्वान होने का उल्लेख मिलता है, विद्वान होने का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। और इनमें से एक जो नरेश था वो तो 4 वेद का ज्ञाता था, 4 वेदों का ज्ञाता था। वहीं पर कंबुज नरेश यशोवर्मन जो है, कंबुज नरेश यशोवर्मन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये शास्त्र और काव्यों के रसिक थे, काव्य और शास्त्रों के रसिक इनको माना जाता था। जावा में लोगों ने न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया बल्कि उन्होंने विस्तृत साहित्य का सृजन किया, निर्माण भी किया। और महत्वपूर्ण रचनाओं में रामायण और महाभारत का इन्होंने जावी भाषा में उल्लेख किया। जावा में रामायण व महाभारत का जावी भाषा में उल्लेख मिलता है। तो ये कार्य उन्होंने किया, यानी सृजनात्मक कार्य भी उनके द्वारा किया गया। इसी तरह से स्मृति और पुराणों के शास्त्रों की रचनाएं भी उन्होंने की। उन्होंने कुछ इतिहास या भाषा शास्त्र और आयुर्वेद विषय पर भी उनकी रचनाएं पाई जाती है। विषय, गुण और मात्रा की दृष्टि से अगर जावा के साहित्य की बात की जाए तो प्राचीन भारतीयों का योगदान और उल्लेखनीय कार्य जो था वो इनमें मिलता है, इन रचनाओं में मिलता है। अगर हम बात करें बौद्ध पाली साहित्य की, तो बौद्ध पाली साहित्य के संबंध में बर्मा और सिंहल जो थे वो काफ़ी उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया और बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाली भाषा उन्होंने अपनाई। कहाँ पर? बर्मा और सिंहल में। बर्मा व सिंहल में बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस भाषा को अपनाया? पाली भाषा को, पाली भाषा को अपनाया इन्होंने। तो पाली भाषा को अपनाकर वहाँ पर नए साहित्य को जन्म दिया और ये प्रथा जो है आज भी इनकी चली आ रही है। अगर हम भारत चीन के संबंधों की बात करें दोस्तों, तो भारत चीन के संबंधों
में आज शायद खटास उत्पन्न हो गई हो, लेकिन इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। दूसरी शती से इनका प्रारंभ से ही इनका जो इतिहास है वो चला आ रहा है संबंधों का। भारत के विभिन्न भागों से चीन में जाकर अनेक भारतीय विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया है। अगर मैं बात करूं बौद्धि रुचि की, बोधि रुचि, बोधि रुचि नामक धी बोधि रुचि बोधि रुचि नामक विद्वान 693 ईस्वी में 693 ईस्वी में चालुक्य राज सभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन गया था और उसने क्या किया, उसने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया। देखिए चीनी भाषा में इनका अनुवाद किया गया। और वहीं पर अगर बात की जाए तिब्बत की, तो तिब्बत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के प्रभाव में रहा है और नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पदम संभव नामक विद्वान जो है वो तिब्बत पहुंचे थे और उन्होंने वहां तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। तो तिब्बती लामा धर्म की नींव किसने रखी? नेपाल से शांति रक्षित पदम संभव नामक विद्वान ने तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी और वहाँ पर संस्कृत ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया, उनका अनुवाद किया और उनके अनुवाद करने के लिए वहाँ के विद्वानों को तैयार किया। तो ये कार्य हुआ हमारा भाषा और साहित्यिक क्षेत्र के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में हमने बात की कि भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किस तरह अन्य देशों में हुआ, कैसे इसकी भाषा साहित्य का प्रसार हुआ, कैसे इसकी संस्कृति का प्रसार हुआ। आगे की वीडियो में हम इसके माध्यम से धर्म का और अन्य क्षेत्रों का प्रसार जो है वो किस प्रकार अन्य देशों में हुआ उनकी बात करेंगे। समाज कैसे वहाँ पे फलीभूत हुआ, कला कैसे हुई और अन्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।